कह रहे हैं कि जो नया इंडिया है वो स्वर्णिम पन्ना भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है। 2022 आ गया, जनवरी 2022 में कहते हैं कि हम नया इंडिया बनाएंगे, लेकिन 2047 में बनाएंगे, जब भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने 2017 में 5 साल का टारगेट दिया और अब 25 साल का। तो इनमें से आप में से बहुत सारे लोग 50 साल के हो जाएंगे, तब आप देख लीजिएगा जैसा बनेगा। हम लोग शायद यहाँ से चले जाएंगे तो हम देखने की स्थिति में रहेंगे। तो 2047 में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये वो एक नया इंडिया का फसाड है जिसका कुछ खास मतलब नहीं है, और इसके बैकग्राउंड में होता ये है कि पुरानी बातें ज़्यादा होती हैं और इसका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। नीति आयोग के लिए कोई इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट हो सकता है फर्जी सा प्रोग्राम करने के लिए, सरकार के लिए बहुत सारे स्कीम के अनाउंसमेंट की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे हम जैसे लोगों के लिए लगता है कि हम जिस इंडिया को जानते थे वो तो ये इंडिया है ही नहीं, ये कोई नया इंडिया है। तो वो जिस नया इंडिया को ला रहे हैं, हम जिस नया इंडिया को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे अंतर हैं। और नया के नाम पर अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टी, धर्म संसद, इन सब में आप देखें तो उसमें एक अलग तरह का नया इंडिया दिखाई देता है। और एक और गाड़ी में धुआं निकल रहा है। मेरी गाड़ी तो नहीं है ना वहाँ। DL570756 किया सेल्टोस DL। इसका मतलब जब तक अपने घर में आग ना लगे 0756 प्लीज देख लीजिएगा। 0756 किया 0756 यहाँ पे किसी की नहीं। तो उन्होंने 2019 के भाषण में ये भी कहा था कि 1857 की तरह हमें मिलकर लड़ना है और सांप्रदायिकता को हरा देना है, माइनॉरिटी का विश्वास जीतना है। 1857 की छोटी सी कहानी आप लोग पढ़ेंगे जब मौका मिलेगा। इतिहास में पढ़ाया सब जाता है, और इतिहास अगर आप पढ़ने चाहें तो लाखों किताबें मिलेंगी, आप इस जन्म में इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे सारा कुछ। तो ये भी आपको समझा दिया गया कि हमें पढ़ाया नहीं गया। दरअसल जो समझा रहा था उसने भी कभी नहीं पढ़ा, और जिसे समझा रहा था उसे ने भी कभी नहीं पढ़ा। आप अपने अपने ज़िंदगी में इतिहास की कितनी किताबें खरीदे होंगे वो आप पता कर सकते हैं। तो इस दिल्ली में हजारों की संख्या में लोगों ने बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ, और गुलामी के खिलाफ बगावत की, और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। इसका मतलब वो गुलामी के प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को नहीं देखते थे, अंग्रेजों को देखते थे। तो उनको फोटो साफ दिखता था। और उसी दिल्ली में उसी प्रधानमंत्री की पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि जो मोहम्मदपुर गांव है वो गुलामी का प्रतीक है। और इस दिल्ली के लोगों ने शायद इसी हिंदुस्तान के लिए, और एक दो नहीं, अंग्रेजों ने 1000, 10,000 की संख्या में लोगों को, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पेड़ों से बांध के तोपों से उड़ा दिया, यमुना नदी के किनारे खड़ा करके उड़ा दिया। तो ये एक नया इंडिया है। तो ये इस तरह से। अब मैं आता हूँ, हमारी दो बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं लोकल की बात पे। हम जिस पेशे में हैं, अब जो भी इंडिविजुअल कहीं भी है वो लोकल है। जो अकेला है, जो जिसके पास कम संसाधन हैं, जो हम लोकल का मतलब हम अपने अपने तरीके से समझते हैं। तो खबर लहरिया आप लोग अगर आप देखें तो राजनीति रस राय, बड़ा अच्छा नाम है प्रोग्राम का, मीरा जी का। तो आप और नाजनी शामली, एक और है ना नाजनी चित्रकूट से हैं। हाँ। और उनका शो का नाम है बोलेंगे बुलवाएंगे। बोलेंगे बुलवाएंगे। हाँ, बड़ा ये भी बहुत अच्छा नाम है। और एक है शामली है कोई नहीं, अच्छा मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा नाम है। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, बुलवाएंगे भी। तो एक कार्यक्रम आप वो कर रही हैं कि आप मारते हैं अपनी पत्नी को, इस तरह का। तो मैं जब होमवर्क कर रहा था आपसे बात करने के लिए, मैं फिर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ दिल्ली की खबरों में तो दिल्ली की ही खबर अब नहीं होती, और खबर का जो मतलब होता है उस तरह की तो खबर नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग कर रही हैं। पहला मेरा सवाल यही है कि जिन चुनावों में, जिन गांवों में आप घूम रही होती हैं, और उसी के बगल में आस-पास आगे पीछे कभी भी अगर कभी संजोग हुआ हो तो साथ साथ जब दिल्ली वाला पत्रकार आ जाता है जो उस लोकल को सर्च कर रहा होता है, जो आपके लिए लोकल नहीं है, तो वो आपका इलाका है, हम बांट रहे हैं ना यहाँ से दिल्ली में बैठ के, तो वो लोकल है और ये नेशनल है।
तो इस प्रोफेशन के हिसाब से आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक वॉइस बन रहे हैं, टेम्परेरी वॉइस बन रहे हैं, या फिर जिस संवेदनशीलता से आप अपने लोकल को कवर कर रही हैं शायद उनमें वो चीज़ नहीं है? एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हाथरस केस हुआ था, हम लोग वहाँ पे गए थे, मैं और कविता हैं, तो दोनों लोग हम साथ में गए थे और पूरी तरह से मतलब पूरे क्या कहेंगे देश की मीडिया वहाँ पर छाई हुई थी और सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। ठीक है। हेलो। तो सब मतलब ऐसी रिपोर्टिंग क्या है कि वहाँ पर पहले वैसे भी लोग इतना लगे हुए हैं, पुलिस का अपना है, मीडिया का अपना है, फिर वहाँ पर इस तरह से कवरेज करना, लोगों के सामने बात करना, जो लोग 4-4 दिन से सोए नहीं हैं, बार बार वही सवाल किया जा रहा है। लोगों ने 4 दिन से खाना नहीं खाया, खाना नहीं बनाया, सब लोग उनके बेडरूम तक घुसे हुए हैं, बड़े बड़े कैमरा, माइक, हर चीज़ लेकर के पूरे ताम झाम के साथ। मैं तो अक्सर ये सब बोलती हूँ ताम झाम के साथ। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी रिपोर्टिंग होती है, ये कौन सी रिपोर्टिंग है कि इतनी कंपटीशन क्यों है कि सबसे पहले कौन से ऐसे हेडलाइन जाए उनके चैनल पर कि कहा जाए कि ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले मतलब इतना कंपटीशन होता कि अपने को सबसे आगे दिखाना है, और फिर हेडलाइंस भी कुछ ऐसे ही होती हैं कि सबसे तेज, सबसे आगे, और सच्ची खबरें सबसे आगे, ऐसे करके। तो हमने भी वहाँ पर रिपोर्टिंग की और बहुत ऐसे बात किया उनसे। बाद में लोग बहुत रोए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जिस मुद्दे के लिए, जिस दुख के लिए वो प्रताड़ित हैं, दुखित हैं, उसी शब्द को बार बार उनसे कहा जा रहा है और माइक मतलब पूरा मुंह में लगा करके इस तरह से बात करना। तो मैं वही कहती हूँ कि हमें नहीं लगता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और हम अक्सर इसको मतलब ऐसे भी हमें देखा जाता है कि जब कोई वो होती हैं, रैलियाँ होती हैं, कोई मंत्री आया हुआ होता है और एक मंच सजाया जाता है मीडिया के लिए, और वहाँ पे फिर वो पूरे तामझाम के साथ जाते हैं। सबसे पहले अपना माइक लगाते हैं, अपना ट्राइपॉड लगाते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं, प्रेस कार्ड भी होता है, सब कुछ मतलब पूरा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई है नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं है, हम गांव में रहते हैं, हमारे पास सिर्फ फ़ोन है और एक माइक है, उस पर ही हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो इमेजेज हो और चाहे वॉइस हो, ये सब इस तरह से देखा जाता है। लेकिन मैं जब देख रहा था आप लोगों के काम का, तो ये बात सही है कि ये जो आपने सवाल किया है कि ये क्यों सबसे तेज़ निकलना चाहते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़, ये फ्लैश न्यूज़, ये सब जो चलता है, दरअसल जो हमें इतने साल काम करके समझ में आया कि ये यूं ही नहीं था, ये एक डिज़ाइन था टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इस तरह से ट्विटर पे कैरेक्टर फिक्स किए गए कि इतने में ही आप बोलेंगे, और उसी तरह से उसके पहले टेलीविज़न पे वो कैरेक्टर फिक्स किया गया कि 6 लाइन की क्रिएटिविटी चाहिए। तो जो न्यूज़ रूम में काम करने वालों को लगा कि क्रिएटिव होने का बेस्ट स्पेस वो है। तो जहाँ से आउटपुट डेस्क के लोग एक ज़माने में तो काफ़ी गुटखा खाते थे जब ये वाला काम करते थे, अब पता नहीं, मुझे न्यूज़ रूम का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तब मैं जानता था कि उस जर्नलिज्म में गुटखा का बहुत रोल है, क्योंकि उससे उनको किक मिलता था गुटखा खा लेने से, और उस तरह की एक लाइन लिख देते थे।
अब लोग ये सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। जैसे चुनाव के खर्चे में जब वो एक कैंडिडेट होता है और वो 50 लाख का पूजा करा रहा होता है तो उसको मिस कर जाते हैं। भले उससे जीता या ना जीता, लेकिन कई कैंडिडेट अब 50 से 1 करोड़ रुपए तक का पूजा कराते हैं जीतने के लिए, जब उनका चुनाव चल रहा होता है। तो ये उसी तरह का गुटखा खा लिया, पान खा लिया, बाहर जाके सिगरेट पी के आ गए और फिर कुछ 2-3 लाइन बनाते थे। तो वो एक पूरा था कि कॉन्टेक्स्ट को ख़त्म करना है आपके समझने में, और वो सबसे पहले जो पेशे के भीतर के लोग थे उनके भीतर ख़त्म किया जाएगा। तो जब उनके भीतर ख़त्म किया जाएगा तभी तो मुझे वो मैन पावर मिलेगा ना। तो वही 10-15 साल में जो मैन पावर तैयार किया, जो अब आपको मिल रहा है पिछले 10 साल से। तो बहुत सारे यहाँ जो नए पत्रकार हैं वो ये सोचते होंगे कि जर्नलिस्ट बनेंगे तो कहीं दूर दराज जाएंगे लिखने के लिए, डिटेल में लिखेंगे, केस मुकदमा हो जाएगा तब क्या होगा, है ना, तब छोड़ दीजिएगा। नहीं तो फिर कोई आपसे कहेगा कि जुमला जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो आपको फिर एटिमोलॉजी में जानी पड़ेगी, या फिर कोई आपके घर को फॉलो करे। ये एक प्रोसेस है। एक दूसरा प्रोसेस है जो यहाँ आने से पहले मैंने फेसबुक पे नेहा की एक रिपोर्ट, पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं, अगस्त 2021 की पोस्ट की और लिखा कि अगर आप एक एक पंक्ति लास्ट तक पढ़ सकते हैं तो बताइएगा। अब मैंने देखा नहीं कि किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो स्टोरी क्या है, एक जर्नलिस्ट वो उस स्टोरी को लिख रही है, वो जर्नलिस्ट लिख रही है जो खुद गुवाहाटी एक स्टोरी के सिलसिले में मुकदमा होता है तो 40 बार सुनवाई उसके केस की लिस्ट होती है और गुंडे बदमाश लोग उसके घर तक फॉलो करते हैं। वही पत्रकार खालिद सैफी की पत्नी की कहानी लिखती हैं जो एक साधारण महिला है, और खालिद सैफी की पत्नी जब खालिद को जेल में डाल दिया जाता है, कई महीने हो गए, तो उस प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो मैं नेहा से जानना चाहता हूं कि इस नए भारत में, और ये देखिए बहुत लोकल लेवल पे ये दोनों बातें घट रही हैं, ये सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली की होने की वजह से, लेकिन इनका भी जैसा मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल है वही लोकल है। तो इस नए भारत में एक पत्रकार, एक सोसाइटी का वो प्रेशर, सिस्टम का और खुद का अपने प्रोफेशन में, जो इनका प्रोफेशन भी बिल्कुल इनके साथ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो नौजवान साथी बैठे हैं इस एक्सपीरियंस को, और इसमें अगर भय है, डर है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस एलिमेंट को भी उतनी ही स्पष्टता के साथ सामने लाने का प्रयास करें, जिससे उनको ये दिखे कि हम लोग कोई प्लास्टिक के बनाए हुए कोई ब्रेव व्यक्ति नहीं हैं कि जिसमें हमें कभी कोई डर नाम की चीज़ नहीं लगती है। मुझे तो कई बार लगती है, पर आप बताएं। थैंक यू रवि जी। बहुत ही मुश्किल सवाल है शायद, मगर अगर हम पिछले, जैसे जो मीडिया की बात हो रही थी, अगर हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ऐसा नहीं है कि पहले का कोई इस्टेब्लिशमेंट पत्रकारों को पसंद करता था, कोई इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करता है पत्रकारों को। तो पिछले साल 2014 से पहले भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स करी हैं मैंने, जिसके लिए मुझे हर तरीके के लीगल नोटिस ये वो आ चुके हैं। मगर 2014 से अभी 22 तक जो फ़र्क ये है कि अब ये सरकार जर्नलिस्ट के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल करती है, और जब आप क्रिमिनल केसेस फाइल करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन इसलिए है। पहले मैं लोकल के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया का नया रेवेन्यू मॉडल देखें तो जगह जगह पे जो न्यूज़ ब्यूरोज़ होते थे, हर स्टेट में ब्यूरोज़ होते थे, पहले आप देखेंगे हर अखबार के, पिछले 4-5 सालों में वो ब्यूरोज़ बंद हो गए हैं और एक गिग इकॉनमी आ गई है, जिसमें आप पत्रकारों को जो है जहाँ भी वो हैं उनसे पर न्यूज़ आइटम के हिसाब से उनको हायर करते हैं, उनको उसी के हिसाब से पैसे देते हैं और आपका रेवेन्यू मॉडल में वो फिट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप, और मीरा भी बहुत अच्छा बता पाएंगी और हम भी जो जिन लोगों से बात कर चुके हैं उनका ये कहना है कि उनको एक खबर के 800 रुपये मिलते हैं, एक खबर के 650 रुपये मिलते हैं, एक खबर जो बहुत लंबी चल जाएगी, पूरे प्राइम टाइम तक पहुंच जाएगी, उसके लिए उनको 1200 से 1500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये तो ऑब्वियसली उनका घर का खर्चा नहीं चला सकते, तो इसलिए उन्हें साथ में कुछ और करना पड़ता है जो
मतलब अगर बहुत ही ऐसे एथिकल और बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट माहौल में उसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो तो कहेंगे कि इसमें एथिकल प्रॉब्लम है, मगर हमारे प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उसको फिक्स करने के लिए कुछ किया नहीं है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ फिक्स करी। उसका एग्जाम्पल ये है, अगर आप देखिए 2019 में पवन जायसवाल ने एक मिर्ज़ापुर से कहानी करी थी, जिसमें रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि कैसे मिड डे मील में उनको बच्चों को रोटी के साथ नमक मिल रहा है। और जब उन्होंने ये कहानी लिखी जिस अखबार के लिए, जब वो छप गई तो यूपी गवर्नमेंट ने उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस कर दिया। अब ये बात दिल्ली तक आई, तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू हुआ कि अरे ये तो प्रेस फ्रीडम का केस ही नहीं है, क्योंकि पवन जायसवाल तो पंसारी की दुकान चलाते हैं, मगर क्योंकि वो पंसारी की दुकान चलाते हैं और उन पे क्रिमिनल केस कर दिया गया है, तो इमीडिएटली द फोकस हैज मूव टू हाउ ये प्रेस फ्रीडम का केस नहीं है, ये तो कुछ पर्सनल है, क्योंकि ये पंसारी की दुकान चलाते हैं तो हो सकता है कुछ बेचना चाहते थे मिड डे मील में, इसलिए उन्होंने ये खबर करी। तो देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस, कि आप नीचे का फिक्स नहीं कर रहे और उसके ऊपर से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 80 रुपये, मैं ये भी जानती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो जितने ले ऑफ्स हुए मीडिया में, उसमें लोगों को जैसे तमिल मीडिया में एडिटर्स को हटा दिया गया और कहा आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 800 रुपये पर पीस में लिखें, ठीक है। आपने फोटो ली तो आपको 80 रुपये। एक पत्रकार को मैं जानती हूँ हैदराबाद में, जिन्होंने करीब 1600-1700 फोटोज दी थी एक बहुत बड़े अखबार को, और 5-6 सालों में उनके 80 रुपये पर फोटो के पैसे बाकी थे। तो इस तरीके से व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट, कि इस माहौल में पत्रकार काम कर रहे हैं जगह जगह, स्मॉल टाउन, टियर 2 टियर सिटी, 3 टियर सिटी, इवन दिल्ली में जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देश का कैपिटल है, यहाँ पर भी बहुत सारे पत्रकार इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जब आप पे क्रिमिनल केस हो जाता है, जो एक कोर्ट में और भी ज़्यादा लंबा चलता है ना, अगर आप डेफेमेशन केस है या प्रेस फ्रीडम का कुछ केस है या सिविल केस है तो उसको किया जा सकता है, मगर क्रिमिनल केस चलता चला जाता है और उसको सपोर्ट करने के लिए ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप नौकरीशुदा तो है नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ना आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया में जितने भी लोकल पत्रकार हैं, फ्रीलांसर्स हैं, हमारे जैसे सारे लोग हैं, ना हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही प्रेस कार्ड है। मतलब मुझे 15 साल हुए हैं काम करते हुए, मगर अभी भी अगर मैं कहीं अटक जाती हूँ, और कई बार हुआ भी है कि कुछ आरएसएस पे स्टोरी कर रही हूँ और उन्होंने बंद कर लिया है मुझे अंदर, तो उन्होंने कहा आप कौन है, तो मैंने कहा पत्रकार हूँ, तो उनका प्रेस कार्ड दिखाइए, तो था नहीं। तो मुझे लगा कि 1 मिनट को लगा कि मैं गूगल करके बता दूँ कि क्या रिपोर्ट करी है, फिर मुझे लगा ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल बात हो जाएगी कि दिखा दिया क्या करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी इस तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एक करके एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जब अटैक्स हो जाते हैं, अभी आप देखिए कि पिछले साल एमएचए ने फिर से एक नंबर निकाला जिसमें कितने 1100 करीब लोगों पे फिजिकल अटैक्स हुए थे जर्नलिस्ट पर 6-7 महीने के स्पैन में। तो ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल और भी ज़्यादा है, इसका भी कोई कॉग्निजेंस नहीं है। और साथ ही साथ जिसकी बात बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, बट सिर्फ उसी के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, विच इज़ ऑनलाइन ट्रोलिंग, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में, और ख़ासतौर से मेरे दिमाग में भी, मुझे ये नहीं पता कि लीगल चल रहा है या फिजिकल अटैक चल रहा है, लीगल अटैक चल रहा है, ऑनलाइन अटैक चल रहा है, ये सब एक मिक्स हो गया है। एंड वी एक्चुअली देयर इज़ नो, कोई तरीका नहीं है इसको एड्रेस करने का। मतलब मेरा केस भी 5 साल से चल रहा है, गुवाहाटी में है, मैं जिस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा था मैंने, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया, तो मैं हो सकता है, और है मेरे पास कई सारी प्रिविलेजेस हैं कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर पा रही हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो क्यों करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज दे के, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इज अ ह्यूज मॉरल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, कि व्हाई इज इट इवन वर्थ गेटिंग इनटू इट। तो ये इस पर रुकूंगी मैं। मीरा जी, आप भी स्थानीय स्तर पे प्रशासन की जो प्रताड़ना है
उसको झेल रही हैं। अगर वो दिल्ली वाले को डरा रहे हैं, दिल्ली वाले भी जब जाते हैं तो कई बार कहते हैं यहाँ से जो भी जाते हैं पत्रकार की डीएम ने धमका दिया है या उसने ये धमका दिया है, इशारे में कह दिया है, तो आप लोगों को क्या और भी ज़्यादा इस पर प्रेशराइज किया जाता है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इधर चेंज हो गया है क्योंकि थोड़ी ऐसे भी हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं, तो इसलिए पहले तो ऐसे होता था कि बात ही नहीं करनी। एक तो ये भी कि पहले तो रिपोर्टर मानना ही नहीं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए पत्रकार मानना मुश्किल है, मानते ही नहीं कि क्या कभी महिलाएं भी पत्रकार हो सकती हैं, वो भी ऐसी जगह में जहाँ जो इलाका ग्रामीण है, दस्यु इलाका है, पावरफुल लोग हैं, वहाँ पर महिलाएं कैसे सवाल उठा सकती हैं रिपोर्टर में आकर, रिपोर्टर बन करके। तो ये सब बहुत खलता था उन लोगों को। तो जब भी हम बात करने जाते प्रशासनिक स्तर पर, तो पहले तो बात ही नहीं करना, मजाक उड़ाना, सजेस्ट करना कि आप ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, क्या है आप भी ये सब लोगों से बात करती रहती हैं, अच्छा लगता है महिला हो करके पुरुषों के बीच में पुरुषों से बात करना। समाज देखेगा, आपके ससुराल मायके के लोग देखेंगे तो आपको क्या कहेंगे, अचार पापड़ का काम कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर क्यों नहीं लगाया, बिंदी क्यों नहीं लगाए, बच्चे कितने हैं, शादी हो गई है कि नहीं हुई है, इस तरह के सवाल करना प्रशासन स्तर पर। और फिर हमारी जिद होती नहीं बात करनी है तो एक बारी लौटाला, दो बारी लौटाला, तीन बारी, क्योंकि हम भी काम करना चाह रहे थे कि कितनी बारी हमें लौटा लेंगे। तो कई बारी ऐसे भी हुआ कि हमको बोला गया कि अच्छा ठीक है रात में आइएगा, चाय पर आइएगा। तो फिर भी अब इस तरह का माहौल हो गया है कि कई बारी बात नहीं करते हैं, खबर लेरिया से प्रशासनिक लोग थोड़ा सा अपने को आउट रखते हैं, कभी सामना ना करना पड़े खबर लेरिया के सवालों का। तो कई बार ऐसे भी होता है कि अपनी तरफ से ही बाइट वो डाल देते और हैं। जो साथ के पत्रकार होते हैं, जो बिरादरी होती है वहाँ पे, तो वो लोग भी आपको अलग थलग करने की कोशिश हाँ, करती हैं कि बिल्कुल। आ गई, ये ज्यादा पूछ रही हैं, ज्यादा मत पूछिए, या आपको लगता है कि वो लोग पूछ ही नहीं रहा है, केवल संख्या आ गई है वहाँ पे, 10 लोगों के हाथ में 50 कैमरे हैं, मगर कोई पूछ नहीं रहा है? कोई पूछता नहीं है, सब लोग बहुत साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं, बगल में खड़े होकर के। कोई फंक्शन होता है तो जा कर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, और जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ज़रूर जाते हैं, और ये सब होता है। कभी सवालों पर उतना नहीं होता, जो उन्होंने बोल दिया अपनी तरफ से बाइट ग्रुपों में, क्योंकि आपने देखा कि नया भारत तो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर अपनी बाइट्स दे दिए, कोई बड़ा घटना हो गई है, मर्डर हो गया है, कुछ भी हुआ है, बस उसी को सब चलाते रहते हैं। और सोचिए कि आप में से कितने लोगों के भीतर इतना कमिटमेंट है कि आप इतना सफर करने के बाद भी जर्नलिज्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये कर रहे हैं तो आपको नहीं करेंगे। अगर आपको ये निराशा हो रही है तो फिर आप सोचिए कि जब ये उस जगह पे स्ट्रगल कर रही हैं कि जहाँ पे इनके सिंदूर को क्वेश्चन किया जा रहा है, इनके स्त्री होने को क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सब की नौबत अभी आपकी नहीं आई है। और अगर कोई कह दे तो मुझे मालूम नहीं कि आपके क्या जवाब होंगे और सुनने वाला किस तरह से रिसीव करेगा, लेकिन हर किसी का जवाब एक लेवल का तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बीच भी ये कर रही हैं। और एक जो नोट करने वाली बात ये है कि जो साथ के जो पत्रकार हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहीं भी हो गया है, अब सवाल पूछना, क्रॉस क्वेश्चन करना खत्म हो गया है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं, आप अगर पूछना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी कीमत चुकाएं उसके लिए, और उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, तो ये चीज़ें वापस आप ला सकते हैं। लेकिन जो हम तो आजकल काफ़ी सुन रहे हैं, गाँव में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ रिटायरमेंट का सोच रहे थे, इसलिए तो पता चलता है कि जो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे पैसे गाँव में जा रहे हैं, तो सरपंच लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है और बहुत लोकल पावर आ गया है, और वो लोग कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है वो अगर चाहें तो इसका खतरा आप लोगों के, आपकी टीम पे आपका रहता है कि क्योंकि आपको वही रहना तो उसी गांव में है ना। आप उसमें कह रही हैं मध्य प्रदेश के सरपंच के चुनाव में कि हम कल फिर भी आकर देखेंगे सुबह में कि आपने शराब पीकर कितना वोट दिया है,
लेकिन रहना तो आपको भी तो वहीं रहना है, उसी गांव में रहना है जिस गांव में आप बदलाव के लिए पत्रकारिता कर रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी रिपोर्टर गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, ये कि जो गौशाला है वहाँ पर बहुत सारी गाय ख़त्म हो गई, मर गई हैं, और जो बजट आया है उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो जब ये रिपोर्टिंग करके आए तो हमारी रिपोर्टर की ऐसी पहचान है कि सब लोग जानते हैं कि फला की बेटी है, फला के गांव की रहने वाली है, उसकी बहू है। तो दिन में तो वो आ गई रिपोर्टिंग करके, रात में 4 व्हीलर से और बंदूकों के साथ लैस होकर के उनके घर में पहुंच गए कि तुम वो रिपोर्ट करके लाई हो और वो सारे वीडियो और फोटोज डिलीट करो वरना कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डर तो लगता है ना कि बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं लाई हूँ, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा पागल बना रही हो, हमें सब पता है, और दिखाओ अपना फ़ोन दिखाओ, हम देखते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि हाँ मैं करके लाई हूँ और वो पब्लिश हो चुका है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। अब ठीक है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। तो कई बार हाँ बहुत डर होता है। बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने कितने पेश करूँगी कि हर रोज। लेकिन आपका इरादा उतना ही मजबूत रहता है कि नहीं, ये पत्रकारिता करनी है, या आपको भी कभी कभी लगता है कि छोड़ा जाए इसको, क्यों? नहीं, कई बार ऐसे लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, आगे चल रहा है। ये तो माहौल क्या बदल रहा है? मतलब गांव के लोग भी अब आपके खिलाफ उस तरह से जमा हो जाते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया लोगों में। अगर ये सरपंच, बीडीओ, अधिकारी को छोड़ दें तो पहले हम जब पत्रकार जनता के बीच में जाते थे तो अलग तरीके से लोग स्वीकार करते थे, स्वागत करते थे, उसमें भी बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, जब आप मौजूदा सरकार के खिलाफ में अगर कुछ मतलब खिलाफ क्या योजनाओं के बारे में बात करेंगे और जवाबदेही के तौर पर आप प्रधान से पूछेंगे, वीडियो से पूछेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उतना ही काम करिए जितना काम ठीक हो, आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और या जो गांव के बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो लोग तो चाहते ही नहीं है कि सब। कई बार बहस हुई है हमारी, जब हम अभी चुनाव की रिपोर्टिंग पर विधानसभा चुनाव हुए हैं तो हम पूर्वांचल की तरफ पूरी टीम के साथ गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो फोकस तो हमारा होता है SC ST और दलित समुदाय पर अपनी रिपोर्टिंग करना, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपने को निष्पक्ष की तरह से पेश करना चाहते हैं तो उनके पास भी जाते हैं। तो या तो वो खुल के बोलते नहीं हैं या तो फिर उनको हमारे लिए सजेस्ट होता है। और ये सिर्फ लोगों की ही तरफ से नहीं, प्रशासन की ही तरफ से नहीं, जो हमारे मीडिया साथी हैं वो भी हमको बोलते हैं कि आपको कटाक्ष सवाल नहीं करना चाहिए, आपको अधिकारी को खुश रखना है, आपको राजनीतिक लोग हैं उनको खुश रहना है, क्योंकि आपको बार बार उनके पास जाना है, उनसे बार बार सवाल करना, हमें यही रहना है। तो हमें बना करके चलना है, हमारी नहीं है कहीं पर दोस्ती, ना प्रशासनिक स्तर पर दोस्ती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं हम कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं नहीं, अगर जाते भी हैं तो जितना हमारा काम है करके और वापस आते हैं। वो समोसा होगा, चाय होगी और ये सब तो कई बार लोग हमको ये कहते हैं अरे लेडीज है तो शायद अच्छा नहीं समझते हैं पुरुषों के बीच में खाना, ये संस्कार है, महिलाएं पुरुषों के बीच में खाना नहीं खा सकती। आप किसी और वजह से नहीं खाते? हम तो किसी और वजह से नहीं खाते हैं ना, वो तो वो बहुत शुक्रिया संजय जी मीरा को बुलाने के लिए। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हाँ। मैं सही बोल रहा हूँ, बांदा से सिर्फ किसी प्रोग्राम के लिए ये बड़ी बात है कि आप लोग 100 क्लासरूम के लेक्चर के बराबर का एक्सपीरियंस है। और यही चेक करने की बात है कि क्या, एक सवाल खुद से पूछिएगा कि क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां आप सवाल पूछते समय आप कांपने लगे। और मैं स्क्रिप्चर से भी बात कर सकता हूँ, नचिकेता का भी उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन छोड़ते हैं, उसमें लंबा नहीं जाना चाहता हूँ। क्या आप इस ऐसे देश पे सर उठा के चल सकते हैं, बगल से भले 4 बुलेट ट्रेन गुजर रही हो और आपको सवाल पूछने से
आपने क्या लोग सेंसर कर रहे हैं कि आप सवाल मत पूछिए, जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं वो सेंसर कर रहे हैं इनको कि आप सवाल मत पूछिए, जो ऑफिसर हैं वो सेंसर कर रहे हैं। एक महिला एक पत्रकार जिनके पास कोई संसाधन नहीं है वो पूछने जा रही हैं कि आपने जो स्कीम अनाउंस किया है वो स्कीम यहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई खा सकता है इस देश में, ये तो सबको पता होता है, ये सरकारों को भी पता होता है, तो ये तो उस सरकार का भला कर रही है, तो कितना सेंसर है? तो क्या आप ऐसे नए भारत में जीना चाहेंगे? भले पहले के भी भारत में ऐसा होता रहा हो, तो इसे तो ठीक करना है, या फिर बोलने की हर खिड़की को आप बंद करते चले जाइएगा। एक बार पूछिएगा और फिर जब भी शादी में जाएं डांस अच्छा कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये देश जो है शादियों की प्लानिंग में जीता है और उसके कपड़ों की प्लानिंग में जीता है, और उधर का डांस का वीडियो देख के लगता है कि अभी जो यहाँ चिंता की बात कर रहे हैं दरअसल उससे ज्यादा उसकी परवाह है नहीं। लेकिन इसे याद करते हुए जरा सा आप डांस करके देखिएगा कि स्टेप्स आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत अच्छे गाने पे भी इसे याद करते हुए कि आप एक ऐसे देश में डांस कर रहे हैं शादी के डांस फ्लोर पे, तो आपके स्टेप्स वैसे परफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पर नेहा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप ट्रेवल कर रही हैं, मैंने एक सवाल इनसे भी पूछूंगा बाद में कि ये कैसे ट्रेवल कर रही हैं? आपके पास तो इतने पैसे नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है कि आप फ्लाइट से पहुंच गए और वही तुरंत सबसे पहले पहुंच के ब्रेकिंग न्यूज इंटरव्यू नेहा दीक्षित का ट्विटर पर फ्लैश आता है, तो अब पब्लिक का बिहेवियर बदल रहा है क्या? एक तो पहले आप लोगों को महिला अंग्रेजी बोल रही है, बाहर से आई है, इस नजरिए से देखा जा रहा होगा, लेकिन अब क्या उस लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं वो अब पहचान रहे हैं आपको कि आप नेहा दीक्षित हैं, या आपकी रिपोर्टिंग ऐसी हो सकती है, या इस तरह के सवाल करें? मैंने आज तक कोई ब्रेकिंग न्यूज करी नहीं। ये बहुत अच्छा है। मेरा भी बहुत सपना था कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाता, लेकिन बहुत कम चांस मिला। अभी जैसे ये एग्जाम्पल में इससे पता चलता है कि क्या मतलब लोगों के बीच में क्या। अभी आजमगढ़ में थी मैं यूपी चुनाव के दौरान, तो एक गांव में थी, तो उन्होंने कहा आप यूट्यूबर हैं? तो मैं कहने यूट्यूबर हूँ। कहते नहीं, पत्रकारों से हम बात नहीं करते, यूट्यूबर है तो बताओ। तो इस तरह की जो ज़मीन पे पहले तो इस तरह की हमारी क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस तो हो ही गई है, और साथ साथ ये भी है, पहले जैसे ये बता सकती हूँ कि पहले बहुत मुश्किल होता था कि आप अगर लिखने वाले पत्रकार हैं तो आपके पास अगर माइक नहीं है तो कोई नहीं बोलता था। अब जो है अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है तो शायद कोई नहीं बोलता है, मगर मुझे कोई पहचानता नहीं है वैसे। बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं आराम से कहीं भी घुस के कुछ भी कर लेती हूँ धीरे चुपचाप बैठ के। बट दूसरी चीज़ ये है कि जगह जगह पे अब छोटे छोटे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस खुल रहे हैं खबर लहरिया की तरह, जिन पे लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे शामली में एक संस्था है चलचित्र अभियान, तो वो लोग ने भी ऐसे ही शुरुआत में ये किया कि लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बहुत सारे दंगा पीड़ित और बाकी जो लोकल लोग थे उनको ट्रेन किया फ्रॉम द पॉइंट कि उनको फ़ोन यूज़ करना नहीं आता था, अब वो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं और साथ साथ न्यूज़ फीचर्स बनाते हैं। मगर उसको एक स्टेप और आगे ले जाके उन्होंने क्या किया है कि मोबाइल शॉप से टाइप किया हुआ है, तो मोबाइल में लोग गाने भरवाने आते हैं या फिल्में भरवाने आते हैं, तो जो मोबाइल वाले हैं दुकान वाले वो उसमें 2-4 खबरें भी भर देते हैं फिल्मों और गानों के साथ। और वो लोग ये भी करते हैं कि प्रोजेक्टर ले जाके जगह जगह पे गांव में ऐसे 10-12 गांव आइडेंटिफाई कर लिए जहाँ हर हफ्ते 4-5 न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं, न्यूज़ फीचर्स जो उन्होंने बनाए हैं, और उसके बाद एक फिल्म जो इंटरनेशनल भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो उससे जैसे कि आप डिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं या फेक न्यूज़ की बात करते हैं, तो वहीं पे न्यूज़ पीसेस देखकर वो लोग उस पर चर्चा होती है, और चर्चा के साथ साथ फिल्म भी दिखाते हैं तो अलग अलग लोग आ जाते हैं। जैसे एक बार मुझे याद है अम्बेडकर जयंती पे फैंड्री दिखा रहे थे एक मराठी फिल्म में, और क्योंकि लोग सबटाइटल नहीं पढ़ सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लाइव ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि अरे आ जाएंगे 40-50 लोग, बट 200 लोग आ गए। उसी जगह पे चिल्ड्रन ऑफ हेवन एक ईरानियन फिल्म है, आपने देखी होगी, अगर 2 बच्चे हैं उनका जूता खो जाता है, तो वो उसमें भी लाइव ट्रांसलेशन करके फिर बाद में बूढ़े वो कह रहे हैं कि अरे बच्चों ने अपने शिक्षा के लिए कितना मेहनत किया, तो दैट वाज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिल्म।
तो इस तरह से हम जब जाते हैं ना तो हमारी कोई वक्त वहाँ पे है नहीं, वो आप खड़े रह के कुछ करना है कर लीजिए, बट आई थिंक ग्रेजुअली ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि फ्रॉम विद इन द पीपल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, जो उसी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे बात कर रहे हैं, वो जो कहते हैं, वो जो कह रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। तो इस चीज़ को हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम अपनी तरह कैसे एड्रेस करेंगे। एक और चीज़ ये है कि आप देखें कि इंडिया भर में जो भी हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो एक प्लेटो हिट कर रहा है, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, मतलब बियॉन्ड द पॉइंट वो कहीं जाता नहीं। इसलिए आप देखिए कि जितने बड़े बड़े संस्थान, जैसे बीबीसी ने 11 लैंग्वेजेस में शुरू किया, इंडिपेंडेंट आके अलग अलग लैंग्वेजेस में शुरू कर रहे हैं, तो जो नए रीडर्स हैं, जो न्यू लिटरेट हैं, जो नए नए साक्षर हुए हैं, वो अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उस पर ज़्यादा यकीन है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि विद इन द एरिया, विद इन द कम्युनिटी अपने अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो वहाँ से हम यहाँ से जाके वहाँ का कॉन्टेक्स्ट ना समझे तो ये बहुत बड़ी डिसर्विस है। इसलिए ये हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है और फ्रॉम विद इन दी प्लेसेस ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा। आपने कहा कि जो अंग्रेजी में आप लिख रही हैं, जो लिखा जा रहा है, वो कहीं जाके ठहर रहा है। क्या यही सवाल उन संदर्भों में पूछा जा सकता है कि जो लोगों के बीच से मीडिया बन रहा है वो भी कहीं ठहर रहा है, कि जो वो समस्या दिखा रही हैं वो ऊपर तक जा नहीं रही है और नेशनल डिस्कोर्स का वो हिस्सा नहीं बन रहा, जबकि वो डिजर्व करता है और इसलिए वो कवर तो हो रहा है, लोगों के बीच जा तो रहा है, मगर कोई उसका इंस्टीट्यूशनल, उसका सांस्थानिक कोई हस्तक्षेप नहीं है कि प्रशासन उस पर एक्ट करे या कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, मगर देखिए एक चीज़ है कि वहाँ पे वो जो कर रहे हैं, तो वहाँ जैसे मीरा भी बता रही थी कि जो लोकल प्रशासन है वो जानता है कि भाई इन लोग ने रिपोर्ट करी है, इसका लोगों में खलबली बन जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो लोकली उसका असर है कि अगर जैसे राशन नहीं मिला, रिपोर्ट आ गई तो हुआ, कोई केस है, क्रिमिनल केस है, उस पर रिपोर्ट आ गई तो उस पर प्रशासन ध्यान देता है। हाँ, नेशनली इसलिए भी नहीं पहुंचता है क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उसका, हमने पहले भी बात करी है कि इसका एक जो रेवेन्यू मॉडल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का मॉडल बन गया है, जहाँ पे हम शहर के लोगों को दिखाएंगे, हम शहर के अमीर लोगों के बारे में दिखाएंगे, इसलिए अगर आप जो है एक टीवी प्रोग्राम आपका जो है, जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, उसमें आप प्लीज़ मैलन्यूट्रिशन की बातें मत करिए, कुपोषण की बातें मत करिए, क्योंकि प्रेशर कुकर का ऐड आएगा, तो लोग जो है ऑब्वियसली, तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि इस तरीके से होता है, विच इज़ वाई आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव कोविड के दौरान भी हमने इतना दिखाया है कि वर्कर्स जो है चलते चलते घर जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर, मगर जब वो घर पहुँचे तो उनका क्या हुआ और पिछले 2 सालों में उनका क्या हुआ, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है, क्योंकि हमने रोड पर, हाईवे पे तो हम सारे दिल्ली से पहुंच गए, मगर वहाँ पे जाके उनकी क्या हुआ, वहाँ पे लोकल पत्रकारों को भी, जिनको बस ट्रेन लेकर जाना था इधर से उधर, वो नहीं जा पाए लॉकडाउन में, वो टैक्सी का भाड़ा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए हमें कोई खबर नहीं मिली। एक और चीज़, जो मैं पत्रकारिता पढ़ाती हूँ तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, नंबर 1 कि आजकल खास तौर से बड़े बड़े शहरों के पत्रकार, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसे लिखे जाते हैं कि मैं ऑटो में बैठी, बहुत गर्मी थी, धूप में हम गए आगे, ड्राइवर से बात करी, फिर ऑटो रुका तो मेरा पैर नाली में गिर गया, मेरा पैर पजामा गीला हो गया, फिर मैं चाय की दुकान पे गए, चाय की दुकान पे मैंने समोसा खरीदा, उस गरम गरम समोसे ने मुझे नानी के घर की याद दिला दी, और जब नानी के घर की याद दिला दी तो फिर वहाँ से समोसे की हिस्ट्री शुरू हो जाती है कि समोसा अफ्रीका में या कहाँ से बना था और वहाँ से चल के यहाँ। सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू रियली लाइक, आप जहाँ हमारे बड़े शहरों में द रिपोर्टर हैज़ बिकम द स्टोरी instead of the story itself, and that is a huge crisis that we are dealing with, कि आप नहीं है स्टोरी। हम लोग जब पहले करते थे तो आपको रिपोर्टर्स डायरी में आप लिख लीजिए, आपको जो करना है, मगर जो मेन खबर है, आप इतनी दूर जा रहे हैं, अगर आपके पास 1000 वर्ड है लिखने के लिए कि गांव में क्या हो रहा है, तो अपने बारे में प्लीज़ मत लिखिए। तो ये बहुत क्राइसिस है, इसकी वजह से भी क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोगों का जो रिसोर्स है, संसाधन है, पैसा रुपया है,
आप लोग अपने स्तर पे अपने ज़िले में ज़िला मुख्यालय तक ट्रैवल कर पाती हैं, हर गांव में जा पाती हैं, उतना पैसा होता है, किस तरह से हर महीना निकालती हैं या कुछ इंतज़ाम हो पाता है? वो स्थानीय स्तर पे हो पाता है या बाहर से लोग मदद करते हैं? नहीं, इसके लिए शायद मैं आपको कम जवाब दे पाऊँगी, क्योंकि इसके लिए हमारी एक टीम है और हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है, तो वही सब ये पूरा फाइनेंस वाला सब वही देखते हैं। और ऐसे रिपोर्टर नहीं है कि 600 में 800 में स्टोरी कर रहे हैं, मंथली मतलब फुल एम्प्लॉय होते हैं, तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं। और आप लोगों की रेगुलर मीटिंग होती है कि आपकी रिपोर्ट में आज क्या कमी थी, एडिट में क्या कमी थी? इसमें बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, यही तो मेन काम है हमारा। रिपोर्टिंग तो है, पर इसमें जो अलग अलग कैटेगरी की टीम है, एक ऐसी टीम है जो फील्ड में काम करेगी, एक ऐसी टीम है फील्ड में और प्लस प्लानिंग में काम करेगी, फिर एक ऐसी टीम है जो अप्रूवल का काम और प्लस प्लानिंग में काम करेगी। तो इस तरह से कई कैटेगरियाँ हैं, तो बहुत छट करके काम होता है। पर आप जो नेहा से पूछ रहे थे कि आप जो स्टोरी करती हैं, कुछ 1-2 साल में जो आप कह रहे हैं कि काफी कुछ बदल रहा है, तो उस लोकल स्तर पे उस स्टोरी का असर होता है जो आप रिपोर्ट करती हैं? जरूर होता है, जरूर। और चीजें बन जाती हैं। अगर आपने टूटी हुई सड़क का या फिर अस्पताल में दवा नहीं है उसका कुछ, सर कई बार ऐसे हुआ है कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं गांव से और जब प्रशासनिक स्तर पर गए हैं तो बोला गया कि रुकिए अभी खबर नहीं चलाइएगा, हम जल्दी से काम करा लेते हैं, तो वो भी गया है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि हमने क्योंकि लोग अब हमें जान रहे हैं, तो लोगों ने बता दिया कि आज लाइट नहीं है गाँव में, 3 दिन से लाइट नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। तो अगर टूट कर दिया गया है तो भी काम वहाँ पे हो गया है, भले ही वो मतलब स्थायी रूप से नहीं हुआ, अस्थायी हुआ है, लेकिन हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। इसके लिए हमारा मतलब हम भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मतलब अपना जो पुरस्कार है सबसे बड़ा वो यही है हमारे लिए। तो हम इसकी रिपोर्टिंग भी फॉलो अप करते हैं, जहाँ पर हमारे थ्रू अगर काम हुआ है, हम वहाँ पे गए हैं और किया गया है काम, तो हम उसकी रिपोर्टिंग दोबारा से करते हैं और अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं इसको। क्या बात। ये सवाल हमने इसलिए पूछा कि ये प्रोसेस अब बंद हो गया। वो हुआ क्या है कि इन्फ्लुएंसर, आपने बहुत सही जगह पे हाथ रख दिया कि इन्फ्लुएंसर बनते बनते वो जर्नलिस्ट अपने आप को प्रोफेशन से ऊपर समझने लगा है और उसका ईगो इतना बड़ा हो गया है कि ट्विटर पर उसे इतने लाइक्स मिल रहे हैं, उसको इतना रीट्वीट मिल रहा है कि वहाँ तो वो बहुत जर्नलिस्ट की तरह एक्टिव नजर आता है, लेकिन दरअसल काम नजर नहीं आता उसका। जहाँ बैठ के आप 1000 शब्दों में स्टोरी लिख रहे हैं, और आप भी चूंकि आप पढ़ रहे हैं, आप लोग 4 साल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कम से कम कोई भी स्टोरी उठाएं किसी की भी, तो थोड़ा रूथलेसली उसको देखा कीजिए। ये अपने सीखने के लिए, आप जर्नलिस्ट बने ना बने, जीवन में कुछ और आप करें वो अलग बात है, पर आप देखिए कि उसमें लेगवर्क कितना है, मेहनत कितनी है, उसमें कितनी शोशेबाजी की गई है उस स्टोरी को चमकाने दिखाने के लिए, और रियल कितना है। और ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा आपको पता चलेगा। और प्लीज अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनने से बचा के थोड़ा रखिए, जब तक आप बचा के रख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लड़ सकते हैं, आप इनके जवाब से आप देखिएगा एक पर्पस तो है हमारे होने का कि कुछ तो काम होता है, कुछ तो दिखाने से कहीं कुछ असर हो जाता है, किसी का भला हो जाता है। मेरे पास इसका अब रिकॉर्ड बहुत कम होता जा रहा है, तो असर ही नहीं होता, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ कि नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता कि हर चीज में हो रहा है, पर जहाँ पर हो रहा है उसको हम जरूर बिल्कुल, करें। हाँ, और उसको काउंट करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा इनाम भी है एक तरह से कि अभी कुछ दिन पहले सुबह मैं आमतौर पे कुछ खरीदने गया था, तो कोई एक लड़का आया बैग लेके जा रहा था, बोला बहुत जल्दी में है लेकिन आपसे मिलने का मन कर रहा था। मैंने कहा इतनी जल्दी में है तो आप चले ही जाइए जहाँ दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। फिर कभी और ऐसे मिल गए तो उन्होंने कहा नहीं, वो नौकरी सीरीज की वजह से मुझे नौकरी मिल गई थी, फिर कोई मौका नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं रुक गया तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो ये अच्छा लगता है कि सबके हिस्से में, लेकिन अब संस्थाएं अब बहुत ज्यादा वो एक तरह से हमलावर होती जा रही है।
आपको लगता है कि इस प्रोफेशन को छोड़ दिया जाए? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है हम कई लोग बहुत सनकी हैं, हमारे पास मतलब सनक की वजह से हम लोग करे जा रहे हैं और मुझे कुछ और करना क्या आपके आसपास ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो सलाह देते हो कि छोड़ दो? हाँ बढ़ बढ़ गई। गई है, तो वो ये मैं शब्द उन्हीं के दोहरा रही हूँ कि सनकी हो के करे जा रहे हैं। तो ये कम से कम ये इस तरह का सनकी होना, एक सिटीजन होना है, और बने रहिए, टिके रहिए। ये दौर जो आया है वो जाएगा, और ऐसे ही समाज टकराता है तो वो ठीक भी होता है। इसी देश में दयानंद सरस्वती जब गए बनारस आनंद बाग में शास्त्रार्थ करने पंडितों को, उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजा कहीं वेदों में नहीं है, मूर्ति पूजा के हम खिलाफ हैं। तो पंडित पहुंच गए, उन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत है, और पूरी बहस हो गई। बाकायदा कई दिन लग गए कि ठीक है आप अपने प्रमाण में जो लेकर आएंगे और आप अपने प्रमाण में लेकर आएंगे, वो लिखी हुई पुस्तकें होंगी, और बहस हुई, लेकिन फिर बाद में उसमें बेईमानी कर ली गई। ये मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी का एक वीडियो देख रहा था, तो वो प्रसंग बता रहे थे। तो इसी देश में कोई इस तरह से है कि उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, तो चैलेंजर बनना बहुत जरूरी है। बनते रहिए और इन चीज़ों को देखिए, हमारे खतरों को, परेशानियों को जरूर समझिए, लेकिन अपने भीतर बहुत ज़्यादा डर मत बिठाइए। थक जाएं तो कोई और बात है, थोड़ा सुस्ता लीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। देखिए मीरा जी की तरह और नेहा की तरह, मेरी तरह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, इसी दिल्ली का। इस दिल्ली में 18वीं सदी में एक बहुत अच्छी किताब आई है अभिषेक कायकर की। बहुत पैसा था इस दिल्ली में, इतना पैसा था, इतने लोग अमीर थे कि कॉमेडियंस का राज था। लोग अपने प्राइवेट पार्टी में कॉमेडियंस को बुलाते थे, और कॉमेडियंस बहुत पैसा कमाते थे इस दिल्ली में। तो एक बड़ा बदमाश सा कॉमेडियन था, वो बार बार औरंगजेब के सेनापति पे वो तंज कर देता था, और वो गया दरबार में कहने के लिए कि इसका सर कलम कीजिए। तो औरंगजेब कहता है कि इस दिल्ली में इतने कॉमेडियन हैं, तुम किस किस का सर कलम करवाओगे? इसको मारोगे 10 और पैदा हो जाएंगे, छोड़ दो। तो हम वहां से आ गए हैं, लेकिन अब आपको अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप जेल हो जाते हैं। मुनव्वर फारूकी का कि रोजगार बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो अभी आपको लगता होगा ठीक है, एक समय इसी देश में आप सर झुकाकर चलेंगे। वक्त तो आएगा, नजर नहीं बचा पाएंगे कि आपने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हिसाब हर दौर का होता है। इस दौर में नहीं तो अगले दौर में हो जाता है। थैंक यू। अच्छा बैठे हमारे वरिष्ठ जिस समय का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, अब वो समय आ चुका है। तो जो कोई भी मीडिया के इन धुरंधरों से बातचीत करना चाहता है, अपने सवाल पूछना चाहता है, वो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा ये सुप्रिया, आप सवाल पूछिए। मेरा नाम सुप्रिया है और मेरा सवाल मीरा जी से। जैसे कि आपने बताया कि कैसे एक स्त्री होने की वजह से आपको समाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुप्रिया प्लीज वेट। जैसे कि आपने बताया कि एक स्त्री होने की वजह से आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है समाज में, तो इस सब के बीच में आप अपने परिवार वालों को मतलब उनकी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? आप उनको कैसे समझाते हैं कि जो मैं कर रही हूँ मैं करना चाहती हूँ, और उनकी ये सब बहुत अच्छा से नहीं हो गया, इसमें बहुत मेहनत लगी है। सबसे पहली लड़ाई हमारे घर से ही शुरू होती है, तो हमारी लड़ाई घर से ही शुरू हुई। सबकी जितने भी हमारे टीम में लोग हैं, हमने अपने घर से लड़ी है, और फिर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे सहेली, उनके घरों में भी हमने लड़ाई लड़ी है, और समाज से लड़ी है। तो क्या ये लड़ाई बरकरार रहती है घर वालों से? हाँ, बिल्कुल। सब कुछ बदल नहीं गया, इतना आसानी से नहीं बदलने वाला कि क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता है एक ही ढांचे में, चाहे वो हर स्तर पर, चाहे वो शिक्षा पर हो, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे जैसे भी बात करने को लेकर, आप
ऊंची ऊंची आवाज़ से आप ऐसे पुरुषों से और गैर पुरुषों से कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सब लड़ाई घर से ही शुरू होती है और बहुत मैनेज हो आया है, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है। शायद वो आगे भी रहेगा, जब तक जॉब करेंगे तब भी रहेगा। मेरा नाम अमित पूछिए, सिंह। आप मुझसे खूब पूछिए। रवि जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आपने विभाग पत्रकार हैं और थोड़ा सा विभाग की मेरी भी क्वेश्चन होगा ही। हम सबका जैसे एक मकसद होता है कि सामाजिक परिवर्तन, और जर्नलिज्म से आपको क्या, I mean, how satisfied you are with the journalism experience and enriched experience you have had in the profession, and क्या कभी लगता है या अभी लग रहा है कि इस विधा को परिवर्तन करके कुछ डायरेक्ट कोई दूसरी विधा में आए और मे बी become a leader and join a political party? Which political कॉर्पोरेट वालों party? से पूछिए तो लीडर बना। उनको तो कम से कम प्लेन मुझे भी देना पड़ेगा। ये सवाल आप उनसे पूछिए, क्योंकि अब नेता बनने की जो गुंजाइश है वो यहाँ नहीं, वो कहीं और से तय हो रहा है। अब आप उनसे पूछिए। Good evening everyone. My name is Ashika. लेकिन हाँ, एक सेकंड, आपका जो सवाल है ये बहुत ही लेयर्ड सवाल है, अलग अलग तरीके से जरूर अपने अंदर की बहुत सारी बेचैनियाँ हैं। वो है, अधूरापन भी है बहुत सारा, कि जैसे आप बहुत सारे इलाकों में नहीं जा पाए, बहुत सारे समाजों के बीच नहीं जा सके, बहुत सारे राज्यों में नहीं जा सके, बहुत सारे ऐसी स्टोरी कवर नहीं कर सके, कुछ नहीं जाने के कारण, कुछ नहीं जाने दिए जाने के कारण, और कुछ आपकी भी क्षमता नहीं होती। तो बहुत सारी स्टोरी करने की क्षमता भी नहीं होती है, तो कई बार उसमें भी लगता है कि ये इसको हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जुटा नहीं पा रहे हैं, जिसमें कभी गणित आ जाता है तो बहुत भयभीत हो जाता है कि इसको अब कैसे हैंडल करें। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि हम टीवी में हैं तो हमें तुरंत एक खास समय के भीतर ही अपने आप को एक रिएक्ट करना पड़ता है, तो उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। वो भी एक कारण होता है कि आज 4 बजे तक 5 बजे तक कर ही नहीं सकते, तो नहीं करेंगे। नहीं तो ये संभव नहीं है कि आप 300 पेज की किताब, जान रहा हूँ कि उसमें सारी बातें हैं और उससे किया जा सकता है, लेकिन वो कब आप पढ़ेंगे, कब आप उसको टीवी के लिए तैयार करेंगे, तो उसको कई बार आप डिफर करते हैं, कई बार आप कर ही नहीं पाते। बहुत तरह के फ्रस्ट्रेशंस हैं इसके, बहुत तरह के सेटिस्फैक्शन भी हैं, अलग अलग दिन का अलग अलग हिसाब से मूड होता है। थैंक यू फॉर आंसरिंग। तो मतलब विधा में बने रहने का ही है जीवन भर, या नहीं, मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं, वही मैं लोगों को अलग अलग चीजें करते रहनी चाहिए जिंदगी में, ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको मन करे तो कुछ और करें, वहां से मन करे तो कुछ और करें, बहुत अच्छा। नहीं मन करे तो ये भी करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी को ढोते रहना है, ऐसा भी नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना हो, मुझे ऐसा लगता नहीं, वो तो फिर आप वो जो 2 उद्योगपति हैं उनसे पूछिए। मैंने बता दिया कि चीजें कहाँ गिरवी रख दी गई है ना, तो आप शादी के डांस फ्लोर पे डांस कर सकते हैं, उधर आपका सर ऊंचा रहेगा। तो जो सच्चाई है वो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, जो बंदिश है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए। आप भी नहीं बन सकते बिना उनकी कृपा के। हाँ जी मैम। Good evening everyone. My name is Ashika, first year BGMC student. My question is to Ravi sir. Sir, yesterday on Prime Time you introduced Sahelinge Thoda, which basically focused on common people's perspective. So my question is how that is affecting the new India. देखिए, मुझे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि जो लोग हैं अब एक अलग तरीके से उनकी वायरिंग हो रही है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की दुनिया के लोगों से नहीं हो रही है, उसमें इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें व्हाट्सएप हैं, और अंत में जाकर आप कुछ भी सूचना दिखाइए, कितने भी प्रमाणों के साथ अपनी सूचना दिखाइए, लेकिन वो एक खास तरह के लोग नीचे से बनाए जा रहे हैं, पीछे से। पहले तो वो बोला करते थे, आप बोलते भी नहीं कि वो ऐसा सोचते थे, तो वो ऐसा फील होता है कि वो जाकर गेंद जो है वो दीवार से टकरा कर आ रही है। तो ये लगना चाहिए हम क्रिएटिव लोग हैं और मेरा माध्यम वैसा है, तो मैं उसके जरिए भी एक सटायर के तरीके से डील कर रहा था कि ठीक है, मतलब बिजली 10 दिन से नहीं है,
तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब ये देश नोटबंदी झेल सकता है, मैंने इससे उससे ज्यादा, जब लोग कहते हैं बहुत जागरूक समाज है, बहुत प्रखर समाज है, तो मैं कहता हूँ पर इसने तो नोटबंदी झेल ली है ना। तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि कोई अगर चाहे तो इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बना सकता है, लाइन में लगा के लोगों को लगा कि वो किसी पर्पस के लिए, तो पर्पस के नाम पे लोगों को लाइन में लगाया जा सकता है। तो वो मैं बता रहा था कि जब आपने वो झेल लिया, तो ये 20 घंटे 20 दिन बिजली नहीं है, ये क्यों नहीं झेल रहे हैं? आप झेल रहे हैं। तो ये कमेंट था कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ये समझ के नहीं आ रही है कि लोग बहुत बेचारे महंगाई से परेशान हैं, हम जनवरी के बाद आएंगे, तो मैं कह रहा था कि आप अभी आ जाइए। जब वो महंगाई झेल सकते हैं, बेरोजगारी झेल सकते हैं, तो बिजली भी नहीं है, ये भी झेल लेंगे। तो ये कमेंट था लोगों को दिखाने का, अलग अलग तरीके का रोज का एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक पर्सनल रिलेशन बनता है दर्शक के साथ, तो आप उससे कुछ छूट लेते हैं और उसके साथ रोज एक अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। फिर आप अपने रिलेटिव वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बारे में डालिएगा। तो घड़ी की सुई को देखते हुए हमें सवाल जवाब का ये सिलसिला यहीं पे रोकना पड़ेगा। आप सभी का आभार। May I call upon stage Sajal Mukherjee, Director of APJ Institute of Mass Communication, to present a small token of appreciation to our esteemed guest.